अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने क्लास पार्ट 1 का जो टॉपिक लेकर आया हूँ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स, जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट को लेकर चलेंगे। ये अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट को हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या क्या आते हैं, किस तरह हमने सॉल्व करने हैं सवाल। तो आज हम सवाल सॉल्व करते हैं, तो आप देखते जाएंगे, आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आए हम वर्क करते हैं इस पर। तो ये टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट पर। तो ये व्हाट इज मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स क्या है। तो स्टूडेंट याद रखना, मैट्रिक्स की निशानी क्या होती है। अगर डिजिट को इस तरह की ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अच्छा, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रो। अगर आप इस तरफ आते हैं तो इसे आप बोलते हैं कॉलम। अगर आप इस तरफ मूव करते हैं तो वो रो होती है, अगर आप इस तरफ मूव करते हैं तो वो क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉलम। मैट्रिक्स समझ आ गई। अगर डिजिट को इस तरह की ब्रैकेट में बंद किया जाए तो उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट, अब इसका जो मेथड है ऑर्डर फाइंड करना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या होता है? अगर आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है ए, तो आप पहले उसको क्या बताएंगे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? रो बाय कॉलम। सबसे पहले आपने रो बतानी है, फिर कॉलम बताने हैं। मसलन मिसाल के तौर पर इसका कितनी रो है? एक, दो रो बाय कितने कॉलम है? एक कॉलम है, 2/1। कैन यू अंडरस्टैंड? अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कितनी रो है कितने कॉलम? तो स्टूडेंट आपको पता है, जो ऐसे चलता जाए वो सारी रो होती है। अब ये देखिए एक ही रो में आ गया तो ये एक ही रो है। कॉलम इसमें कितने? एक, ये इसका अपना लहदा है, इसका ये लहदा है, इसका ये लहदा, ये लहदा। इसमें 3 कॉलम है, 1 रो है और 3 कॉलम है। कैन यू अंडरस्टैंड? तो ठीक है, आप एक इस तरफ जाएंगे तो वो रो है, अगर ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो वो कॉलम है। इस तरह कहते हैं हम ऑर्डर लेना हो तो पहले किसको मेंशन करते हैं? रो को, फिर कॉलम को। इसका ऑर्डर लेना हो तो आप कैसे मेंशन करेंगे? तो अब ये जहन में रखिएगा कि आप इसे लेकर चलेंगे 1 2 3। तो ये कितनी रो है? 1 रो बाय 3 कॉलम। ये इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स बी का। ये बी का ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? आपको ये समझ आ गई, आगे चलते हैं। अच्छा, एक इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स को हम इक्वल कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद क्या हो? इक्वल आ जाए। उस मैट्रिक्स को हम ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अच्छा, ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्या होता है? इसमें ऑर्डर भी सेम है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है, इसमें एलिमेंट भी सेम है। ऐसी मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। उसे क्या बोलते हैं? हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है?
ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होता, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम कहें कि रो और कॉलम सेम नहीं आते, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम इक्वल आ जाते हैं, उस मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या हो, इक्वल आ जाएं, इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब आ जाएं आगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसी मैट्रिक्स, अच्छा डायगोनल एलिमेंट क्या होता है वो पिक कर लें पहले। ये जो क्रॉस आते हैं ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। यहाँ इस तरफ चले जाओ, ये भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो सेम नहीं होते और आगे पीछे उसके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी नहीं होते, सेम भी नहीं होते और उसके आगे पीछे क्या हो, जीरो हो, उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और आगे पीछे जीरो होते हैं, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन वन के अलावा नहीं होना चाहिए, इधर वन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसमें डायगोनल एलिमेंट वन होते हैं और आगे पीछे जीरो होते हैं, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट मैट्रिक्स की टाइप्स थी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं आगे देखते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं? वन लगा लो, ये 0 लगा लो, ये 3 लगा लो और ये 5 लगा लो। अच्छा, दो मैट्रिक्स को जमा कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं? a प्लस बी कैसे करते हैं? पहले a है तो a को पहले लिखा, b बाद में है तो b को बाद में लिखा। ऐड करने पहला डिजिट पहले डिजिट के साथ ऐड होता है 1 + 1, दूसरा डिजिट दूसरे के साथ ऐड होता है, तीसरा डिजिट तीसरे के साथ ऐड होता है और चौथे के ये आपके सामने आ गया 2, 2, 6 और 9। ये आपके पास एडिशन मैट्रिक्स आ गई। अच्छा, आए स्टूडेंट, अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं और सब्ट्रैक्शन की। ये सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स आ गई। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? 1
2 3 4, ए वाला पहले है, बी वाला बाद में है, 1 0 3 5। तो पहले को पहले में से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरे को दूसरे में से, तीसरे को तीसरे, और 4 वाले को 4 वाले में से। ये क्या आ जाएगा 0, ये 2, ये भी 0, और ये क्या आ जाएगा -1। इस तरह आप मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड है। याद रखना स्टूडेंट, एडिशन क्या होता है, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होती है, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा। किसी भी मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर सकते हैं। अब आगे आए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिखी है, A क्रॉस B। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, ये बात ज़हन में रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में बच्चे आके पास हो जाते हैं, उनको ये याद नहीं रहता अब क्या करना है। अच्छा, जो सेट पहले लिखा, वो जो मैट्रिक्स पहले लिखी है वो पहले लिख रहे हैं, जो बाद में अच्छा, तरीकाकार क्या होता है, जो पहले मैट्रिक्स है उसकी रो को पकड़ना है बेटे, उसकी क्या पकड़नी है, रो, और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़ना करना है, हमेशा कॉलम। अच्छा, इसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक इसके कॉलम खत्म ना हो जाए, इसको सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाना। फिर सुने, जो पहले मैट्रिक्स होगी उसकी रो पकड़नी है, जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसके कॉलम पकड़ने हैं, और इसके तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक, इस रो को नहीं छोड़ना जब तक दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम ना खत्म हो जाए। मतलब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 1 को 1 से प्लस, 2 को 3, अब 1 को 0 के साथ। अच्छा, करने का तरीका कार समझ आ रही है। पहले को पहले के साथ इधर से रो वाइज चलना है और इधर से कॉलम वाइज, पहले को पहले के साथ, दूसरे को कॉलम के दूसरे के साथ। अच्छा, जब ये खत्म हो गया, अब इसी रो को नहीं छोड़ना जब तक, अब दूसरा का भी कॉलम है तो जब तक दूसरे के कॉलम ना खत्म हो, इसे नहीं छोड़ना। अब इसे पकड़ के दूसरे के साथ, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, बीच प्लस लगाना है। ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। अब ये कॉलम खत्म इसके, ये रो छोड़ दो, अब ये रो पकड़ लो भाई, पहले को पहले के साथ प्लस दूसरे को दूसरे के साथ, फिर इसे पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। ये आपके सामने मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट। अच्छा, आज आप दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई नहीं होती, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। स्टूडेंट याद रखना, A क्रॉस B मालूम करने लगो, कैसे पता चलता है वो बात पिक कर लेना स्टूडेंट, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के काबिल है कि नहीं है। ये देखें, जो मैट्रिक्स पहले लिख रहे हैं उसकी रो पकड़नी है और दूसरे का कॉलम पकड़ना है। इसमें कितने डिजिट है, 2, इसमें भी 2 है। अगर पहले के रो में भी डिजिट 2 हो, दूसरे के भी कॉलम में भी डिजिट उतने ही हो, जितने इसमें है उतने इसमें हो, तो फिर बेटा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं B क्रॉस A करता हूँ तो आप देखें B पहले आ गया, अब मल्टीप्लाई A बाद में आ गया। आप पहले की रो पकड़ने, दूसरे का कॉलम पकड़ना। इसमें कितने डिजिट है, 1, इसमें कितने हैं, 2। क्या तादाद बराबर है? अगर नहीं बराबर तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट ये जहन में रखना, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल ये होता है, पहले की रो पकड़नी है, दूसरे का कॉलम। अगर तादाद बराबर है दोनों की रो और कॉलम में तो फिर तो ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर बराबर नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता।
अब आ जाए स्टूडेंट इसमें डिटर्मिनेट वाला मेथड 1 2 3 4। अच्छा, दो रो ये डिटर्मिनेट होती है, ये किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेट लेने के लिए सीधी सीधी लाइनें रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, डिटर्मिनेट कैसे लेते हैं? दो रो दो कॉलम तो आपने पढ़ा हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और बीच क्या लगाते हैं 1 × 4 माइनस लगा के 3 × 2, ये क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा ये -2 आ गया। ये दो रो दो कॉलम का डिटर्मिनेट। अगर तीन रो तीन कॉलम आ जाए 1 2 3 4 5, तो अब उसमें डिटर्मिनेट कैसे लेते हैं? तो उसमें याद रखना कि पहले को बाहर निकालना है। कैसे? 1 को मैंने बाहर निकालना है, पॉजिटिव के साथ निकालना है, 2 को माइनस के साथ निकालना है, 3 को फिर प्लस के साथ। ये जहन में बिठा लो स्टूडेंट, पहले को बाहर निकाला प्लस, के दूसरे को माइनस, फिर तीसरे को प्लस। अब कैसे करना है ये देखिएगा, जिसको बाहर निकालना है उसकी रो भी छोड़नी है, उसके कॉलम भी छोड़ने हैं। ये बाजिएगा 5 6 8 9। फिर सुने, जिसको बाहर निकालना है उसका कॉलम भी नहीं लिखना, उसकी रो भी नहीं लिखनी। कैन यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसको देख ले, इसको बाहर निकालना है तो इसकी रो और ये कॉलम छोड़ना है, तो इधर क्या लिखना है 4 6 7 9। अब 3 पर आ जाए, ये 3 बाहर निकाला, इसकी रो भी छोड़ी, इसका कॉलम भी छोड़ा, तो इधर क्या आ जाएगा 4 5 7 8। ये स्टूडेंट मैंने एक 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट लेना सिखाया आपको। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अडजाइन, मैं ए लेता हूं, ए का डिजाइन लेना हो तो आप क्या करोगे, दो रो दो कॉलम का डिजाइन लेना हो, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ये डिजाइन लेने का तरीका कार है। अगर 3 रो आ जाएं, ए लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एडजाइंड ऑफ ए आप लेते हो 3 रो 3 कॉलम का, तो अब आप नहीं ले सकते। किसको जगह चेंज करो, किसके साइन चेंज करोगे भाई? तो फिर स्टूडेंट आप ये को फैक्टर तरीका अप्लाई करोगे। क्या? को फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये को फैक्टर तरीका कार होता है। अडजाइन। अच्छा, और उसके बाद इसकी ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं, तो फिर वो अर्जाइंड ऑफ ए के इक्वल होता है। वो कैसे करना है? अच्छा, A11 कैसे फाइंड करेंगे भाई? A11 का फार्मूला होता है -1 लिख के, ये पहली रो होती है, दूसरा कॉलम होता है, पहली रो होती है, ये ऊपर ऐड करते हैं, ये ए के पास, ए का ले रहा हूं ना, ए के पास चले जाओ, कहता है पहली रो भी छोड़ दो, दूसरा कॉलम भी छोड़ दो, 5 6 8 9। ये आगे तो आपको सॉल्व करना आता है, ये भी आपको सॉल्व करना आता है। A12 कैसे फाइंड करोगे? 1 2, तो -1 लिख के 1 + 2 लिख के, अब ए के पास चले जाए, उसकी पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ो, ये पहली रो है और ये अब दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो बाकी लिखना है 4
6 7 9 1 3 क्या होगा, -1 लिख के 1 + 3 आप क्या करोगे, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़े तो इधर लिखेंगे 4 5 7 8। अब इधर आ जाए ए आप 2 1 लिखेंगे तो वो क्या होगा, -1 2 + 1। अब वो कह रहा है कि दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो ये है और पहला कॉलम ये है, बाकी 2 3 8 9 2 3 8 9 ऐसे ही सारा आप सॉल्व करते जाओगे और ये सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे। फिर पुट करने के बाद आप ट्रांसपोज लोगे, इसे कहते हैं एडजॉइंट लेना, 3 रो 3 कॉलम का। ये स्टूडेंट मैं मेथड बता रहा हूं कि जो आपके 3rd चैप्टर में यूज होने हैं। अब आ जाए इनवर्स लेना हो, ए इनवर्स का क्या फार्मूला, जिसका इनवर्स लेना हो उसका ही एडजॉइंट लेते हैं और उसका ही डिटर्मिनेंट लेते हैं नीचे। अगर आपने बी इनवर्स लेना है तो उसका क्या फार्मूला, उसका ही एडजॉइंट आप ऊपर लेते हैं बी का ही और बी का ही डिटर्मिनेंट लेना है। अगर आप सी इनवर्स लेते हो तो क्या होगा, सी का ही एडजॉइंट ऊपर लेंगे और सी का ही डिटर्मिनेंट नीचे। एडजॉइंट भी आपको सिखा दिया है, डिटर्मिनेंट भी सिखा दिया, स्टूडेंट इधर पुट करोगे आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद एक होता है मेथड, अगर कहता है बगैर डिटर्मिनेंट किए इसे सॉल्व करो तो स्टूडेंट याद रखना, इसे बगैर डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट कह रहा, कहता है इसे सॉल्व नहीं करना, डिटर्मिनेंट ओपन करके नहीं सॉल्व करना, इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। तो याद रखना ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 कॉलम या इक्वल आ जाए या फिर दो कॉलम इक्वल आ जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट लेने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद ही 0 हो जाता है। अगर या 2 रो इक्वल आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। यह बात ज़हन में रखना स्टूडेंट। आगे चलने लगा। अब स्टूडेंट आप देखेंगे सिमेट्रिक कैसे फाइंड करते हैं। सिमेट्रिक मसलन ऐसी मैट्रिक्स, अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया जाता है, आप इसका सिमेट्रिक प्रूव करने लगे तो ए का लो ट्रांसपोर्ट और फिर वो ए के इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे सर? आप देखें, अब इसका लो ट्रांसपोर्ट भाई स्टूडेंट, आपने इसका ट्रांसपोर्ट लिया, आपने ट्रांसपोर्ट कैसे लेते हैं, रो को पकड़ के कॉलम वाइज करते हैं और फिर रो को पकड़ के कॉलम वाइज करते हैं। मैंने ए का ट्रांसपोर्ट लिया, फिर वो ए के ही इक्वल आ गया तो इसलिए फिर ए क्या हो गया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या करना होता है, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आप जहन में रखिएगा स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स आपको दी जाए उसका लेना है ट्रांसपोर्ट, फिर वो उसी के इक्वल आ जाए तो आपने कहना है ये सिमेट्रिक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपने जहन में रखना है स्टूडेंट,
आपको ए मैट्रिक्स दी गई है, उसका आपने लेना है ट्रांसपोर्ट। अगर वो -1 इक्वल आ जाए तो आपने कहना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। लेना क्या है? ट्रांसपोर्ट ही। अगर वो -1 इक्वल सिमेट्रिक है। अच्छा, वो कैसी मैट्रिक्स होगी? अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 0 -2 2 0। अब आपने उसका लिया ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट क्या करती है? रो को पकड़ के कॉलम में, ये रो को पकड़ के कॉलम में। अब देखिए मैंने ए का लिया ट्रांसपोर्ट, उसको मैंने ये कन्वर्ट कर दिया। अब देखें अब क्या होगा? क्या ये ए के इक्वल है? नहीं, ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव। अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लूं तो जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये जीरो। अब देखें ए का लिया मैंने ट्रांसपोर्ट, वो ए के -1 के इक्वल आ गई। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। कैन यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आपको ये समझ आ गई होगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, और इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। हार्मिशन सिमेट्रिक क्या होती है? अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया जाए, आप उसका लेंगे कॉन्जुगेट लेकर उसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, फिर वो ए के इक्वल आ जाए तो आपने उसे बोलना है हार्मिशन मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू हार्मेट्रिक्स हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू हार्मेटिक मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दी जाए, उसका लें हम कॉन्जुगेट, फिर उसका लें ट्रांसपोर्ट, और फिर वो -1 के इक्वल आ जाए, उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ जाए तो उसे कहते हैं स्क्यू हार्मिशन। ये था स्टूडेंट आपका 3rd वाला चैप्टर, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।